नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं चुनाव अड्डा। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून तक न निकला। कुछ ऐसा ही हाल दिख रहा है विपक्ष के महागठबंधन का। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद तो विपक्षी दलों में एकता बढ़ने के बजाय आपस में दरारें बढ़ती दिख रही हैं। बड़े नेता विपक्षी एकता के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जमीन पर गठबंधन बिखरा हुआ ही दिख रहा है। महागठबंधन की बड़ी तस्वीर में एक तरफ कांग्रेस है तो दूसरी तरफ वो पार्टियां जो उसकी सहयोगी हो सकती थीं, मगर अब सहयोग की सिर्फ बातें ही हैं। यूपी में सपा बसपा के गठबंधन ने कांग्रेस को बाहर रखा, बिहार में भी आरजेडी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है, और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की लेफ्ट के साथ समझौते की बातचीत बंद हो गई है। ये तीनों राज्य लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। तो सवाल साफ है कि क्या विपक्षी एकता का गुब्बारा फूट गया है, और क्या गठबंधन की बजाय पार्टियां अपना ही खेल बिगाड़ने में लगी हुई हैं? मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ विपक्ष इकट्ठा हो रहा था ताकि उनका वोट ना कटे, लेकिन नौबत ये आ गई है कि ये पार्टियां खुद को बचाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर रही हैं। सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश का है, जहां एसपी बीएसपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच दो फाड़ हो गई है। सपा बसपा ने कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ी तो कांग्रेस ने भी गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने का ऐलान कर दिया। बीएसपी प्रमुख मायावती को ये नागवार गुजरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि यूपी समेत पूरे देश में कांग्रेस से उनका कोई गठबंधन नहीं है। कांग्रेस यूपी में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए स्वतंत्र है। कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़कर भ्रांति न फैलाए। गठबंधन बहन मायावती जी, अखिलेश जी, आरएलडी का ये जनता में जुड़ा हुआ गठबंधन है, जो किसानों की, जो बेरोजगार नौजवान, दलित, ओबीसी, पिछड़े गरीब लोगों की आवाज है, उसको पूरा वोट मिलेगा। बिहार में भी कांग्रेस का आरजेडी के साथ गठबंधन तो हो गया है, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी एनडीए से नाता तोड़कर कांग्रेस आरजेडी गठबंधन में शामिल हुई है, लिहाजा सीटों के बंटवारे में उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि सीटों के बंटवारे का ऐलान जल्दी हो जाएगा। नई पार्टियां आती हैं, नए लोग जुड़ते हैं, तो वो भी कुछ उम्मीद करते हैं कि उनको भी कोई स्थान दिया जाएगा, उनके भी पार्टी को मौका दिया जाएगा, तो एडजस्टमेंट होता है वो। तो एडजस्टमेंट करने में थोड़ा समय लगता है, सिर्फ सीट बांटना नहीं है, जीतना भी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की लेफ्ट के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत टूट गई है। कांग्रेस का राज्य नेतृत्व लेफ्ट के अड़ियल रवैये को इसके लिए जिम्मेदार बता रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से भी कांग्रेस की बातचीत टूट गई है। सवाल है कि गठबंधन को लेकर राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस सीरियस नहीं है, या उसका रुख साफ नहीं है, या मायावती की महत्वाकांक्षा एकजुटता पर भारी पड़ रही है, खासकर यूपी में। अगर गठबंधन का यही स्वरूप रहा तो लोकसभा में उसकी सीटें बढ़ेंगी या कम होंगी? ये सवाल इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, वहां भी एसपी बीएसपी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। पता नहीं वो वोट किसका काटेंगे, या ये सब कुछ कांग्रेस का 2024 का गेम प्लान है। तो हालात देख के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उनमें से एक सवाल हम आपके सामने यानी दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि जो हालात दिख रहे हैं, इनमें चुनाव में विपक्ष को फायदा होगा या नुकसान होगा? आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पर जाकर अपनी राय दर्ज कराएं। कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम आपको दिखाएंगे कि क्या राय आ रही है। आज के मेहमान हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी से सुनील यादव हमारे साथ हैं, सीपीएम के नेता फवाद हलीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा, सीएसडीएस के प्रोफेसर अभय दुबे और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सबको मैं याद दिला दूं कि शुरुआती टिप्पणी के लिए हमने 1.5 मिनट का एक समय तय किया हुआ है। अपनी पहली टिप्पणी इसी 90 सेकंड की सीमा के भीतर खत्म करेंगे तो बातचीत अच्छे से आगे बढ़ेगी, और एक दूसरे की बात को काटने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ी बहुत टोका टाकी, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो ऐसे में मुझे मजबूरन आपका माइक डाउन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एडवांस में आप सबसे माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। मैं विनोद शर्मा जी आपके साथ शुरू करना चाहता हूँ। ये जो अभी स्थिति दिख रही है, कांग्रेस पार्टी और
बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का हाल हो, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ हो, या बिहार में आरजेडी के साथ हो, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो जिस महागठबंधन की चर्चा मीडिया, विपक्ष के नेता और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे हैं पिछले काफ़ी समय से कि ये महाठगबंधन है, ये क्या क्या बंधन है, उसके तरह तरह के नाम दिए गए हैं, लेकिन वो महागठबंधन जैसी चीज़ कहाँ चली गई समझ में नहीं आ रहा है। और ये स्थिति क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मैदान साफ छोड़ देगी, या विपक्ष को इससे कहीं कोई तस्वीर ऐसी आपको दिखती है कि ये पार्टियां कुछ सोच विचार के काम कर रही हैं? आलोक जी, दो चीज़ें हैं। एक तो मैं आपकी बात से मानता हूं कि अपेक्षाकृत जो तालमेल होना चाहिए विपक्ष की पार्टियों में वो नहीं है, और ख़ासकर वेस्ट बंगाल में नहीं है और उत्तर प्रदेश में नहीं है, और ये दो बड़ी स्टेट्स हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सक्षम है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी, आरएलडी और बीएसपी सक्षम है। और मेरे को लगता है कि बीजेपी को वेस्ट बंगाल में कोई ज़्यादा हासिल नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा वो बीजेपी तृणमूल के इंटरनल सर्वे ने कहा है कि बेस्ट केस सिनेरियो जो बीजेपी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो वेस्ट बंगाल में है वो 10 सीट वो पा सकते हैं, और वर्स्ट केस सिनेरियो 1 या 2 सीट। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में किसी का भी आर्गूमेंट नहीं है आज के दिन कि बीजेपी 73 सीट पाएगी, भले ही कितने कोण वाला संघर्ष हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि 2014 के मुकाबले विपक्ष पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन 14 से ज़्यादा तैयार है। और आप देखेंगे तो कर्नाटक में इनका तालमेल बन चुका है, जितनी भी अटकलें लग रही हों, बिहार में इनका तालमेल हो चुका है, इनका तालमेल तमिलनाडु में हो चुका है, इनका तालमेल महाराष्ट्र में हो चुका है। ये बड़ी स्टेट्स हैं। तो मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार कर रही है वो प्रचार उनकी हैसियत से ज़्यादा है, और इसलिए इलेक्शन में जब भी आप उतरते हैं तो आपको अपना केस ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए। अपना केस जो है आपको रैशनल रखना चाहिए ताकि आपके कार्डर्स मजबूती से काम करें। तो अगर ये कहते हुए उतर रहे हैं मैदान में कि हम जीत रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको उदासीनता मिल सकती है। पहले के मुकाबले विपक्ष ज़्यादा मजबूत है, और भारतीय जनता पार्टी 282 सीट नहीं लाएगी इस बार, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। जी हर्षवर्धन, भारतीय जनता पार्टी 282 सीट नहीं लाएगी, विनोद जी दावे के साथ कह रहे हैं, और परिस्थितियां भी ऐसी हैं कि कोई चीज़ सेचुरेट होने के बाद कितनी बढ़ेगी। तो बीजेपी के पास जो परिस्थिति है उसमें यह है कि उसकी सीटें बहुत सारे राज्यों में, और ख़ासकर इन बहुत महत्वपूर्ण राज्यों में, उत्तर प्रदेश में कम तो होनी तय हैं। क्या कोई ऐसा केस सिनेरियो बन रहा है जब एसपी, बीएसपी और कांग्रेस अलग अलग लड़ते हैं, मैदान में खड़े हो जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को जो नुकसान होने वाला था वो नुकसान कंटेन हो रहा है, कम हो रहा है? आलोक जी, असली सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के अलग होने से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन दोनों का जो मजबूत गठजोड़ था, या जो सीधे सीधे ऐसे दिखता था कि अब तो भारतीय जनता पार्टी 10-12 सीटें भी जीत ले उत्तर प्रदेश में तो बड़ी बात होगी, तो क्या उसमें कोई बड़ा झटका लग रहा है? तो इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि अगर झटका नहीं लगता तो मायावती और अखिलेश लगातार, ये दोनों नेता, और दोनों बड़े मजबूत नेता हैं, दोनों का बड़ा आधार है, लेकिन दोनों को पता है कि उनका आधार कहां है। अब इस स्थिति में एक जो दोनों के बीच का साझा आधार है, अगर उसको राष्ट्रीय परिदृश्य में कांग्रेस बड़ी होती हुई दिखेगी तो निश्चित तौर पर उधर जाने में ज्यादा बेहतर समझेगा, जिसको हम लोग अल्पसंख्यक और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहें तो मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर देखते हैं। विनोद शर्मा जी का यह दावा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 282 सीट किसी हाल में नहीं जीतेगी। 2014 के पहले हम और विनोद जी जैसे राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हुए सुनते थे कि 160 से 80 की बीजेपी है, इससे आगे की इसकी राजनीतिक औकात नहीं है। मुझे लगता है कि देश इस तरह से नहीं देखता है जैसा खांचे से पिछले लंबे समय से देखने दिखाने की कोशिश होती रही है। अगर ऐसा होता तो भारतीय जनता पार्टी को 71 + 2 73 सीटें किसी भी समीकरण से नहीं मिलनी चाहिए, भले ही लोग अलग अलग लड़ें या ना लड़ें।
अब अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो फिर से उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं और जो जितने तरह के समीकरण बनते हैं, सामाजिक, जातीय विकास या राजनीतिक समीकरण की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी फिर से 2014 की ही तरह मजबूत खड़ी है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और उसके साथ छोटा सा हिस्सा तमिलनाडु का, यह भारतीय जनता पार्टी को ठीक से ऐड करने जा रहा है, जोड़ने जा रहा है। सीटें कितनी होंगी यह अनुमान मैं नहीं लगा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2014 से खराब स्थिति में नहीं है। जी, अभय दुबे जी, ये हर्षवर्धन का कहना है कि खराब स्थिति में नहीं है, विनोद जी का कहना है कि विपक्ष 2014 के मुकाबले ज्यादा तैयार है। लेकिन जो सड़क पे खड़े होकर हमें दिख रहा है, अगर हम किसी पार्टी के अंदरूनी डायनेमिक्स को नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं क्या सोच रहे हैं, हमें यह दिख रहा है कि विपक्ष जिस स्थिति में है उससे काफी बेहतर स्थिति में हो सकता था अगर ये पार्टियां समझदारी से एक दूसरे के साथ बात कर लेती। ऐसा नहीं लग रहा है कि एरोगेंस है, अपने को बड़ा समझने की, अपने को दमदार समझने की लड़ाई है, या ये डर है कि अगर हमारी सीटें कम हो जाएं, हमने सामने वाले को ज्यादा सीटें दे दी तो जो पोस्ट पोल अलायंस की बात होगी, कैलकुलेशन होंगे, वहां हम कुछ कमजोर रह जाएंगे। देखिए, राज्यों के स्तर पर जब गठजोड़ होते हैं तो कुछ राज्यों में तो गठजोड़ आसानी से हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कर्नाटक में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया गठजोड़, तमिलनाडु में बहुत अच्छी तरीके से गठजोड़ हो गया। लेकिन कुछ राज्यों में थोड़ा गठजोड़ करने की प्रक्रिया पेचीदा होती है, कोशिश की जाती है गठजोड़ करने की, लेकिन वैसा गठजोड़ नहीं हो पाता जो इच्छा होती है, उसके मुताबिक गठजोड़ नहीं हो पाता। मुझे लगता है दिल्ली और उत्तर प्रदेश एक ऐसा ही उदाहरण है। लेकिन इस समस्या के बावजूद कांग्रेस को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि राहुल गांधी जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उस वक्त उन्होंने सारे देश की जो भाजपा विरोधी राजनीति थी उससे एक वायदा किया था, और वो वायदा ये था कि वे सब जगहों पर पहलकदमी लेकर भाजपा विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे और कुछ इस तरह की राजनीति करेंगे कि भाजपा के खिलाफ जितने भी वोट हैं वो सब एक जगह आ जाएं। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मामले में राहुल गांधी ये काम करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं और ये जिम्मेदारी बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस की है। देखिए, इस देश पे अगर बीजेपी शासन नहीं करेगी तो कांग्रेस शासन करेगी। इस देश पे मायावती और छोटी मोटी पार्टियां तो शासन करेंगी नहीं। तो कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरीके से कुछ इस तरह से अपनी राजनीतिक बिसात बिछाए कि उसमें भाजपा विरोधी वोटों का गठबंधन हो जाए, भाजपा विरोधी वोट एक जगह पे आ जाएं। वो नहीं हो पाती। अब आप प्रियंका गांधी की गतिविधियां देखिए उत्तर प्रदेश में। प्रियंका गांधी की सारी गतिविधियां ये बता रही हैं कि वो जहां जहां कांग्रेस को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, वहां नुकसान जो है वो गठबंधन का हो रहा है। अब कहीं गठबंधन का नुकसान बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, कहीं थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में आदर्श गठबंधन यही होता कि सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ में कांग्रेस भी होती। दोनों तरफ से समस्या है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी हैसियत से ज्यादा मांग रही है और वो लोग कांग्रेस की हैसियत के मुताबिक भी उनको नहीं देना चाहते। मायावती तो बिल्कुल नहीं देना चाहती। तो समस्या दोनों तरफ से है, इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में गेंद पूरी तरीके से कांग्रेस के पाले में है। कांग्रेस बिल्कुल इस गठबंधन को नहीं कर पा रही है। कांग्रेस अपने स्थानीय नेतृत्व को समझा नहीं पा रही है। जो कांग्रेस का आला कमान है, ये मानते हुए भी कि दिल्ली में गठबंधन करना बहुत जरूरी है, वो नहीं कर पा रहा है। सीधे सीधे कांग्रेस की गड़बड़ी है। ठीक है, चरण सिंह सापरा जी, अब जो दुबे जी ने सवाल उठाए वो सारे आपकी तरफ आ रहे हैं। और एक चीज़ मैं याद दिला दूं आपको, सुनील यादव को और हलीम साहब को, कि इस डिस्कशन में, डिबेट में बीजेपी शामिल नहीं है, इसलिए कृपया उसकी तरफ निशाना न साधें। यहाँ चर्चा आपस में एक दूसरे के बारे में कर लें, अपने बारे में कर लें, तो हम लोग ज़्यादा मीनिंगफुल बातचीत कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी बेहतर मैनेज कर सकती थी। एक बड़ी पार्टी के नाते उसकी जिम्मेदारी थी। अगर उसने ये वादा किया था कि वो एंटी बीजेपी वोटों को बिखरने से रोकेगी, उनका ध्रुवीकरण कराएगी, तो उसके लिए जो प्रयास उसको करने थे, शायद वो प्रयास में कुछ कमी रह गई है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? देखिए आलोक जी, कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया है कि एंटी बीजेपी वोट जो है उसको इकट्ठा किया जाए। आप देखिए, तमिलनाडु के अंदर भी हमारा अलायंस हो गया, पुदुचेरी में हो गया, कर्नाटका में हो गया, इसी तरह से महाराष्ट्र में हो गया और बिहार में चल रहा है, झारखंड में हो गया है। तो जहां जहां संभव था
अब बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां पर क्षेत्रीय कंपल्शंस आ जाती हैं कि वहां पर पॉलिटिकल सिनारियो इस तरह से होता है। पश्चिम बंगाल का जैसे आप देख लें, वहां पर ममता बनर्जी अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत समझती हैं, तो इसलिए वो कांग्रेस के साथ में नहीं आना चाहती। तो ऐसी क्षेत्रीय कंपल्शन सब जगह में नहीं, तो ऐसी जगह आप क्या समझते हैं? एक सवाल ये भी है, मैं माफ कीजिएगा बीच में टोक रहा हूं, लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या ममता बनर्जी वहां इतनी मजबूत नहीं है? ना, मैं ये कहता हूं, आगे जो कहने जा रहा हूं आपको, कि बहुत से राज्यों के अंदर प्रीपोल अलायंस हुआ है और बहुत से राज्यों का पोस्ट पोल अलायंस होगा। और ये सिनारियो जब भी गठबंधन की सरकारें बनती है, चाहे वो बीजेपी की बने चाहे कांग्रेस की बने, तो अनेक बार प्रीपोल अलायंस कुछ बनते हैं, कुछ पोस्ट पोल अलायंस बनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी पहले भी पोस्ट पोल अलायंस किए हैं और कांग्रेस पार्टी ने भी पहले भी पोस्ट पोल अलायंस किए हैं। तो ये अब 23 मई के बाद में पता चलेगा। अब जो गठबंधन हो रहे, हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली के लिए भी प्रयास एक चल रहा है, लेकिन पुरजोर कोशिश के बाद भी अगर क्षेत्रीय समीकरण आड़े आते हैं तो वो नहीं हो सकता है। तो फिर उसके बाद में, नतीजों के बाद में पोस्ट पोल अलायंस का ही हमारे पास में ऑप्शन बचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने सिंसियरली प्रयास नहीं किया। अगर सिंसियरली प्रयास नहीं किया होता तो कर्नाटका में हम बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हमने मुख्यमंत्री का पद उनको दे दिया है। तो ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी ने, जैसे महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर भी हमने एनसीपी के साथ में इस तरह का किया है, सीट शेयर इस तरह का किया है कि एनसीपी को कोई किस तरह की चोट न पहुंचे। तो ये सारी चीजों का ध्यान सब राज्यों में रखा गया है। हो सकता है कुछ कुछ राज्यों में नहीं हो सकता क्योंकि वो वहां की क्षेत्रीय कंपल्शंस हैं, तो उसको हम पोस्ट पोल अलायंस में देखा जाएगा। ठीक है, सुनील यादव जी, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण, भारत के नक्शे पे जो राज्य हैं उनमें अगर चुनाव की नज़र से कोई राज्य सबसे महत्वपूर्ण है वो उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश की 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गणित में 2014 में एक बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं फेदर ऑन द कैप थी। इस बार आपकी तरफ से भी, यानी आपने, समाजवादी पार्टी ने बहुत बड़ा एक चमत्कारिक काम किया कि बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता कर लिया, जिसके बारे में लोगों का कहना था कि इस जन्म में नहीं 7 जन्म में यह समझौता नहीं हो सकता है। उसके साथ आरएलडी आपके साथ है। फिर कांग्रेस पार्टी जो पिछले चुनाव में आपके साथ थी, उसके साथ ये व्यवहार कि आप अचानक पूरी सीटों का बंटवारा कर लेते हैं और कांग्रेस के लिए कहते हैं हमने 2 सीटें छोड़ दी हैं। आप उनको 2 सीट के लायक पाते हैं? नहीं आलोक जी, देखिए सवाल ये नहीं है कि कांग्रेस कितनी सीट के लायक है। अभी मैं अभय दुबे जी को सुन रहा था और जो वो कह रहे थे, यही बात तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कही। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब भी वो बोले और जब गठबंधन का उन्होंने कोई स्वरूप की बात की, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का जिक्र एक बार नहीं, मुझे लगता है 100 बार किया होगा कि इस देश में कोई बड़ा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बने, इसकी असली भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो कांग्रेस पार्टी निभा सकती है और इस कांग्रेस को वो भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन देखिए आलोक जी, जब चुनाव मध्य प्रदेश का आया, छत्तीसगढ़ का आया, राजस्थान का आया, तब कांग्रेस ने पहले कहा कि हम सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उनका सब कुछ ठीक हो गया, उनको लगा कि हम अकेले दम पर चुनाव जीत सकते हैं, तो वो अकेले लड़ गए, अकेले जनता ने उनको जिता दिया। तो अगर कांग्रेस को यह लगता है कि जहां पर वो अकेले लड़ करके जीत सकते हैं वहां वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को नहीं पूछेंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी आप बेहतर समझते होंगे। जब आप भी मान रहे हैं कि सपा बसपा बेहतर गठबंधन है, तो सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के मिल जाने के बाद हमें भी लगता है कि हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं है। हम अपने गठबंधन से ही भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों में समेट सकते हैं। और मैं आपकी डिबेट में यह कह रहा हूं, जब रिजल्ट आएगा यही गठबंधन है जो भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने से उत्तर प्रदेश से रोकेगा। ठीक है, आपका कहना है कि अब भी इस परिस्थिति में भी आप भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों के अंदर समेट सकते हैं उत्तर प्रदेश में। फवाद हलीम साहब, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है? वहां लेफ्ट का क्या सीन है? टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये 3 पार्टियां हैं जिनको आपस में मिलकर लड़ना था भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप बंगाल में फैलने से रोकना चाहते हैं तो। लेकिन क्या इन तीनों में कोई 2 भी साथ आ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में जो बातचीत चल रही है उसको सार्वजनिक रूप में मीडिया चैनल में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे जी। लेकिन उसके बारे में
ये दोनों हमारे दलों का ये राय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार बनाई है, उनकी सहायक शक्ति के रूप में तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में यहाँ पर ये लोग विराजमान है। तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हमें हटाना है और उसे अगर सही तरीके से हटाना है ताकि उनका जो पोस्ट पोल अलायंस का जो मौका है उसको अगर हमें संकुचित करना है, तो पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को भी सही तरीके से मुकाबला दे करके उनका सीट संख्या कम करना ज़रूरी है। ये हमारी वामपंथी दलों की सोच है जो हमने कांग्रेस के सामने रखी है, और जो बातचीत चल रही है वो कांग्रेस के तरफ से, हमारा तरफ से हमने अपना जो मुद्दा है, जो मामला है इस गठबंधन का, उसका स्पष्टीकरण हमने कर दी है। अब कांग्रेस का जो जब तक उनका ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आता, हम लोग उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं मीडिया चैनल पर। लेकिन ये बात हकीकत है कि ज़मीनी स्तर पर पश्चिम बंगाल में लोग भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल दोनों जो सरकारें चला रहे, एक केंद्र में और एक राज्य में, उनसे वो लोग त्रस्त है, परेशान है, और इनके नीतियों के जो स्वरूप से उनका ज़िंदगी पर जो असर पड़ा है, वो लोग इसको बदलना चाहते हैं, और यकीनन रूप में ये दोनों दल को वो लोग वोट नहीं देंगे। जी, तो आप आश्वस्त हैं कि ये इन दोनों दलों को लोग वोट नहीं देंगे। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि टीएमसी तो जैसे बीजेपी को हटाना केंद्र में ज़रूरी है, वैसे टीएमसी को हटाना राज्य में ज़रूरी है, लेकिन क्या बाकी राज्यों में लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं? इस पर कुछ देर में लौट के आऊँगा। उससे पहले ज़रा एक बार पब्लिक की राय देख लें। हमने आज सवाल पूछा कि इस हालत में चुनाव में विपक्ष को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। आइए देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। नुकसान तो बहुत ज़्यादा होगा, अब वोट नहीं ट्रांसफ़र होगा। हम तो देख रहे हैं, घूम रहे हैं। जो राजनीतिक उथल पुथल है उसमें मतलब विपक्ष को फायदा होने का तो चांस कम लग रहा है। गठबंधन नहीं होने से भी कोई फायदा नहीं होने जा रहा है विपक्ष को, और गठबंधन होने से भी विपक्ष को कोई फायदा नहीं है। गठबंधन के होने से बीजेपी को थोड़ा सा लॉस होगा, ये हम लोग जो है प्रिज्यूम कर सकते हैं। विपक्ष का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन में अभी को क्लियर कहीं नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें लग रहा बिल्कुल नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। साझे खेती गधा खाए कोई नहा के जाए, ये गांव में बड़ी प्रचलित है। तो जब जहां ज़्यादा लोग जो है गठबंधन और महागठबंधन बनाते हैं और ज़्यादा मुखिया होते हैं, वो घर चलता नहीं है। विपक्ष 100% सक्सेसफुल होगा अगर पूरी जगह हर जहाँ चाहे बिहार हो यूपी हो, अगर गठबंधन बन जाएगा तो विपक्ष जरूर सक्सेस होगा। देखिए क्या क्या राय हैं कि विपक्ष पूरी तरह सक्सेसफुल होगा अगर सब जगह गठबंधन बन जाए। दूसरी तरफ है साझे की खेती गधा खाए। अभय दुबे जी, ये जो सवाल आ रहे हैं जी, अभी की परिस्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी, आपने कहा कि कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? आप एक तरफ से कहेंगे कांग्रेस बड़ी पार्टी है, दूसरी तरफ से आप उसके लिए कुछ छोड़ने को तैयार नहीं रहेंगे। आप बड़ी पार्टी को छोटा करने पर तुले हुए हैं, साथ में उसको बड़ा बताते रहेंगे। ऐसे पॉलिटिक्स कैसे चल सकती है? पश्चिम बंगाल में अभी फवाद अलीम साहब ने कहा, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन जब सीपीएम ने 25 सीटों का ऐलान कर दिया, उसके बाद तो कांग्रेस से उनकी बातचीत में समस्या आई है। उससे पहले तो बातचीत चल रही थी। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने अपने पूरे गठबंधन सीटों का ऐलान कर दिया, कहा कांग्रेस के लिए 2 सीट रखी हैं, वो भी हमने सम्मान में छोड़ दिए हैं, कोई बातचीत नहीं हुई है। आज भी मायावती जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी भ्रम न फैलाए, हमारा उनके साथ किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। ऐसे में प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी तरह का सहयोग भी की भी गुंजाइश बाकी है। गठबंधन तो छोड़ दीजिए। आलोक जी, यही काम भारतीय जनता पार्टी कैसे कर रही है, जरा इसके ऊपर गौर कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में जिस तरीके से गठबंधन किया है, वो इस बात का प्रमाण है कि एक राष्ट्रीय पार्टी चुनाव जीतने के लिए अपनी मूंछ नीचे करके समझौता कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किस तरह गठबंधन किया है, अपने खाते से जीती हुई 5 सीटें उन्होंने नीतीश कुमार को दे दी। ऐसा कोई पार्टी नहीं करती है, लेकिन भाजपा ने करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने रामविलास पासवान को अपने साथ रखने के लिए अपने खाते से राज्यसभा की 1 सीट उनको दे दी। ऐसा आमतौर पर कोई पार्टी नहीं करती है, लेकिन भाजपा ने करके दिखाया है। असम में जो असम गण परिषद थी, भाजपा की सरकार से बाहर चली गई थी, उसको वो मना के दोबारा गठबंधन में ले आई। तो जिस तरह भाजपा ने असम में, महाराष्ट्र में और बिहार में गठबंधन किए हैं,
उससे पता लगता है कि चुनाव जीतने का उसका फोकस और उसकी इच्छा शक्ति कांग्रेस और दूसरी विपक्ष की दूसरी शक्तियों के मुकाबले अधिक प्रबल है। इसी के साथ मैं विनोद जी की इस बात से भी सहमत हूं कि 2014 के मुकाबले विपक्ष की एकता का इंडेक्स इस चुनाव में काफी हाई है। इसीलिए भाजपा को जगह जगह मुश्किल हो रही है और उसे उग्र राष्ट्रवाद भड़काना पड़ रहा है और दूसरे तमाम तरह के हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। लेकिन यह इंडेक्स और भी ज्यादा हाई हो सकता था। उत्तर प्रदेश में यह बात सही है कि सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस उसके साथ होती तो भाजपा की हालत यह होती कि उसको 10 सीट जीतना भी मुहाल हो जाता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। हाँ, तो आप कह रहे हैं जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। भाजपा 10 सीट भी यूपी में नहीं, भाजपा ने वो कर दिखाया आलोक जी, भाजपा ने वो कर दिखाया जिसकी हम उससे उम्मीद नहीं करते थे। हम ये मानते थे कि भाजपा इन प्रांतों में गठबंधन नहीं कर पाएगी, लेकिन भाजपा ने दिखाया कि किसी हर कीमत पे वो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, अपना फौरी नुकसान उठा के भी चुनाव जीतना चाहते हैं, और उन्होंने वो गठबंधन कर दिखाया। जी, तो भारतीय जनता पार्टी तो एक तरह से इस समय गठबंधन धर्म की आइडियल एग्जाम्पल है। वो ये उदाहरण दिखा रही है कि कैसे गठबंधन किया जाता है। लेकिन मेरा सवाल दूसरा है, हर्षवर्धन आप इसका जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त अगर ये उदारता दिखा रही है तो इसलिए दिखा रही है कि उसके पास बहुत बड़ी ज़मीन इस वक्त अपनी मौजूद है। उसने बहुत जगह अपनी ज़मीन बना रखी है। यहाँ तक कि जिन 3 राज्यों में वो अभी चुनाव हारी है उनमें भी छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो बाकी जगह वो करीब करीब मुकाबले की टक्कर में है। उसको ये उम्मीद है शायद कि वहाँ से वो बेहतर नतीजा वापस लेकर आएगी, और वो ये रिस्क लेने की हालत में है कि वो अपनी सीटों में से कुछ कम कर दे। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस वक्त जिस स्थिति में है, जितनी सीटें उसके पास हैं, उनमें से भी अगर वो देना शुरू करे, क्या उसके कटोरे में इतना है कि वो दूसरों को भी दे सके और खुद भी खा सके? आलोक जी, असल बात यही है, और इस पे मैं एक संदर्भ के साथ बोलूंगा कि हम दरअसल कांग्रेस से उम्मीद कुछ अलग तरह की कर रहे हैं। हमें कांग्रेस पार्टी के बजाय एक व्यक्ति लगने लगता है, और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पे हमले करती है क्योंकि उसको उसी तरह से करना है तो एक खांचे में बांधती है। तो भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पे जिस खांचे में बांधती है, दबे छिपे गठबंधन के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस को उसमें बांधने की कोशिश करते हैं। ये बात कांग्रेस को समझ में आती है। अब इसको आप ऐसे समझिए कि एनडीए के संयोजक शरद यादव थे, लेकिन क्या शरद यादव जैसी कांग्रेस पार्टी हो सकती है क्या कि वो सब कुछ देती जाएगी और संयोजन का काम करेगी? ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, और अभी एक चीज जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, या मिलीजुली सरकार बनेगी, या क्या होगा, लेकिन इस चुनाव में जो सेंट्रल थीम है वो कहीं न कहीं दोनों नेशनल पार्टीज के बीच की है। और ठीक है कि 2014 से गठजोड़ बेहतर बनता इसलिए दिखता है क्योंकि हमको कुछ राज्यों में क्षत्रप दिखते हैं, और लगता है कि, और खास करके अगर हम कहें तो सपा बसपा का गठजोड़ अगर हटा दें तो सारा का सारा गठबंधन धराशायी होता दिखता है। अब इसमें आप कांग्रेस से उम्मीद करते हैं कि जब वो कहीं पे इनरोड्स कर रही है, यानी जहां पर उसको दिख रहा है साफ साफ कि हम कुछ गेन कर सकते हैं, हम अपनी राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका में कुछ आ सकते हैं। और पिछले कुछ समय में आप ये नहीं कह सकते ना कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो जानबूझकर बसपा और सपा को बिठा दे। क्यों बिठा दे? उनका कोई आधार नहीं है। कर्नाटक में आधार था तो जनता दल सेकुलर के साथ उन्होंने समझौता किया, और मुझे लगता है कि ठीक है, हम लोग पार्टियों का भविष्य एक चुनाव से नहीं तय होता है। इसलिए मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम 2019 में तो आए हैं, 2022 तक प्रियंका और ज्योतिरादित्य यहीं रुकेंगे और सरकार करेंगे, तो असली मुश्किल यही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको लगता है कि अगर एक बार ये मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का हो गया तो उनका धरातल खिसकेगा। असली मुश्किल यहां है गठजोड़ की, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता है क्योंकि सबको डर लग रहा है कि भाजपा इसमें एज ले लेगी। जी, तो ये बहुत गंभीर बात है, और यही सवाल मैं पूछने जा रहा था। विनोद जी, ये बताइए कि ऐसा लग रहा है, और बहुत लोग इस बात को करने लगे हैं, कि कांग्रेस पार्टी ने मान लिया है कि 2019 पर दिमाग लगाने का बहुत फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लान बनाओ, पूरे भारत में जमीन बनाओ और 2024 की तैयारी करो। क्या गेम प्लान 2024 का है? भाई, ये तो कांग्रेस पार्टी कह सकती है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली में इलेक्शन मई के माह में है, और दिल्ली में आपको आश्चर्य हो सकता है क्योंकि दिल्ली में बातचीत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में टूटी नहीं है, और कांग्रेस पार्टी ने कुछ इंटरनल प्रोसेसेस शुरू किए हैं
जिसके चलते उनको एक आर्गुमेंट मिलेगा कि आम आदमी पार्टी के साथ तालमेल होना चाहिए। देखिए 33 सीट हैं, 33 सीट जिनको मैं पंजाबी सीट बोलता हूँ। चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। दिल्ली भी प्रिडोमिनेटली पंजाबी है काफ़ी हद तक। अभी हाल ही में हमारे कुछ भाई बिहार से भी आए हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में उनका भी रोआब है। तो ये 33 सीट में केजरीवाल स्वयं ये मानते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल के लड़ते हैं तो 33 में से 32 सीट पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हावी रहेंगे। एक सीट जो नॉर्थ गोवा की है उसको छोड़। और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को ये जो काम है ये कर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी दिल्ली में जो होगा इसकी आवाज़ पूरे दुनिया में, पूरे शहर, पूरे देश में गूंजेगी। क्योंकि देखिए ये बात सच है कि तृणमूल की तरह जो आम आदमी पार्टी है वो बीजेपी का सारा बेस खींच के ले गई, लेकिन आज के दिन ये भी यथार्थ है कि 28% आम आदमी पार्टी का वोट है और 22% कांग्रेस का है, और इस दोनों को मिलाएं तो 50% हो जाता है। और अगर इनका अलायंस हो गया, इसीलिए बार बार केजरीवाल पे कटाक्ष हो रहा है, पूरे ट्विटर पे उनके खिलाफ जो मुहिम शुरू हुई है उसका मुख्य कारण यही है कि केजरीवाल वो मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, वो प्रैग्मेटिज्म दिखा रहे हैं, जो प्रैग्मेटिज्म किसी भी नेता को जो लंबी इनिंग खेलना चाहता है दिखाना चाहिए। और उसका रिस्पांस कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको हाल ही में मिला है। ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, ये परवान चढ़ता है या नहीं ये बात अलग है। तो आपका रही बात यूपी की, देखिए यूपी में एक छोटी सी बात और कर दूं कि यूपी में मुख्य कारण अलायंस ना होने का मायावती जी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मायावती जी मुख्य कारण है। और मायावती जी ये नहीं, कांग्रेस पार्टी ने शिवपाल यादव का फोन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने अपना दल के उस घटक के साथ तालमेल किया है जो अनुप्रिया पटेल के घटक के खिलाफ है। उनकी माता उसको लीड करती है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में। और चंद्रशेखर आजाद से हाँ ज़रूर प्रियंका गांधी मिली है, और जिसके चलते मायावती जी को थोड़ी सी नाराज़गी हुई होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भी विपक्ष में एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हुए उन्होंने सिविलिटी की कोई भी हद क्रॉस नहीं की है, उनके बीच में गाली गलौच नहीं हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी भले ही यूपी में ज़्यादा कुछ ना कर सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अभी भी मैं अपेक्षा करता हूँ, आप मुझे इटर्नल ऑप्टिमिस्ट बोल सकते हैं, मैं अपेक्षा करता हूँ कि गठबंधन होगा और हो सकता है हरियाणा में भी हो जाए। और अगर संगरूर की सीट दे दें उधर पंजाब में तो शायद वहां भी हो जाए, अगर आम आदमी पार्टी को दे दी जाए तो। जी, तो आपका तो कहना है कि ये बड़ी कहानी है, दिल्ली की कहानी, जिसे हम दिल्ली की 7 सीटों की स्टोरी देख रहे थे, उसको आपने 33 सीटों की कहानी में बदल दिया। और 33 सीट तो फिर बड़ी स्टोरी हो जाती है अगर इन 33 सीटों पर समझौता होता है। मेरा सवाल चरण सिंह सापरा साहब आपसे है, ये बात तो बार बार हो रही है, और मज़े की बात यह है कि हमने जिससे भी हम बात कर रहे हैं, जब हम यूपी की बात करते हैं तो वो हमको बाकी भारत के अलग अलग हिस्सों की बातें सुनाने लगता है। हम बीजेपी से पूछते हैं कि यूपी में आपको नुकसान होगा, तो वो हमको पूर्वोत्तर के राज्यों में होने वाला फ़ायदा बताने लगते हैं। आपसे हमने पूछा कि यूपी में आपका समझौता क्यों नहीं हो पाया, तो आपने हमें कर्नाटक के समझौते का जिक्र कर दिया। भाई साहब, यूपी में 80 सीटें हैं, इसका मुकाबला भारत के किसी भी प्रदेश से नहीं हो सकता है। यूपी का जवाब तो यूपी को ही देना होगा। वो आपको और सुनील यादव को बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े होने का दावा करते हैं, वो एक साथ क्यों नहीं हैं और कैसे नहीं हैं। फिर जनता क्यों माने कि आप गंभीरता से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए आलोक जी, मैं आपको याद दिला दूं कि हमने पुरजोर कोशिश की है सब राज्यों के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, 2009 में आपने देखा होगा कि हम 22 सीटें जीते थे, तब भी ऐसा गठबंधन नहीं था। देखिए, आप केवल गठबंधन के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप एक देश में नैरेटिव भी बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नैरेटिव बना रही है, बेरोजगारी का नैरेटिव है, किसानों पर जो अत्याचार हुआ उसका नैरेटिव है, महिलाओं का अत्याचार, राफेल, भ्रष्टाचार, ये तमाम सारी बातें जो है ये एक नैरेटिव बन रहा है। केवल चुनाव गठबंधन के आधार पर ही नहीं होगा। ठीक है, गठबंधन एक प्रमुख भूमिका निभाता है,
लेकिन कौन सी पार्टी क्या नैरेटिव तैयार करती है और वो नैरेटिव लोगों के बीच, वोटर्स के बीच में किस तरह से चला जाता है और वोटर किस पार्टी का मानते हैं कि हाँ ये देश का चुनाव है, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी है जो एक देश को अल्टरनेट दे सकती है बीजेपी के। अगर देश की जनता ये दिमाग में ले ले कि नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार ने हमारे से 5 साल झूठ बोला है, हमारे से वादा खिलाफी की है, हमको केवल जुमले बोले हैं, हमको जो वादे किए गए उसके ऊपर कोई उन्होंने काम नहीं किया है, और अगर देश की जनता नैरेटिव में ये सोचे कि कांग्रेस पार्टी देश चलाती रही है, तो निश्चित रूप से जनता जो है वो लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा के चुनाव के आधार पर वो कांग्रेस पार्टी को भी चुनेगी। और इसी वजह से 2009 में हमारी 22 सीटें आई थी। तो ऐसा है कि गठबंधन हमने पूरा कोशिश किया है, प्री पोल भी और पोस्ट पोल भी हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक नैरेटिव भी जो है वो नैरेटिव देश में तैयार होता है, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं रही है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता, गली से लेकर के दिल्ली तक के नेता, वो केवल श्री राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं। और प्रियंका गांधी जी आने के बाद में किस तरह के वक्तव्य आ रहे हैं, यानी लोग समझ रहे हैं कि ये प्रियंका नहीं है, आंधी है, ये दूसरी इंदिरा गांधी है। आज जिस तरह से महेश शर्मा जी का वक्तव्य आया है, कितना अपमानजनक वक्तव्य था प्रियंका जी के बारे में कि पप्पू के साथ में पप्पी भी आ गई है। जब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इस तरह का वक्तव्य बोलने लगते हैं तो जाहिर है कि वो बौखला गए हैं, और जाहिर है कि वो इस तरह से बोलते हैं तो उसकी एडवांटेज यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी को जाएगी, और केवल यूपी के अंदर नहीं जाएगी, पूरे देश की महिलाओं में। आज प्रियंका जी जो एड्रेस भी कर रही हैं, आपने देखा होगा, तो वो भाइयों और बहनों नहीं, बहनों और भाइयों बोल रही हैं। तो एक संदेशा जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी अपना नैरेटिव तैयार कर रही है। हमने बहुत कोशिश की कि हम अच्छा गठबंधन हर राज्य में बनाएं, लेकिन उन क्षेत्रीय कंपल्शंस है, मैंने आपको पहले भी कहा, नहीं बन सक रहा, तो हम अपने नैरेटिव को लेकर के चल रहे हैं। हम घर तो बैठ नहीं सकते। हमने देश के 5 साल काम किया है, 5 साल देश में एक एंटी बीजेपी और जो उन्होंने वादा खिलाफी की है वो एक नैरेटिव बनाया है, उस नैरेटिव के आधार पर हम वोट मांगेंगे। ठीक है, सुनील यादव जी, आप ये बताइए कि आपको क्या दिख रहा है अगर कांग्रेस पार्टी आपके साथ होती और आज कांग्रेस पार्टी आपके साथ नहीं है, इन दोनों परिस्थितियों में जो सीटें आने वाली हैं यूपी में, उनमें आपको कितने का नुकसान हो जाएगा? देखिए आलोक जी, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, आप देखिए उनकी भाषा कि वो अभी भी अपने को राष्ट्रीय पार्टी मान रहे हैं। ये तो सब मान रहे हैं कि आप बड़ी पार्टी हैं, लेकिन आप ये सोचें कि भाजपा हटेगी तो कांग्रेस ही आएगी, छोटे दलों का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसी सोच की वजह से ये गठबंधन नहीं हो पाया शायद, जो गठबंधन हो जाना चाहिए था। और जहां तक आलोक जी जो आपने सवाल किया, मैंने ये कहा कि हमने कांग्रेस हमारे तैयारी की, कोशिश की, लेकिन हमने अपना नैरेटिव भी बनाया है। अब आपने गठबंधन की कितनी तैयारी की, आपने कब बात की, अब इस पर डिबेट करने की बात नहीं है, ना इस पर हमको आपको बहस करने की जरूरत है। हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाहर आप भारतीय जनता पार्टी को रोको, उत्तर प्रदेश में हम रोक रहे हैं उनको 10 के अंदर। जो आलोक जी आपने कहा कि हमको कितना फायदा होता, कितना नहीं होता, हाँ ये है कि हमारे गठबंधन में कांग्रेस होती तो कांग्रेस को फायदा होता, लेकिन हमारा जो गठबंधन है सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल का, अहंकार नहीं कहा जाएगा क्या? जी नहीं, हम अहंकार में नहीं हैं। हम तो ये कह रहे हैं भाई, हमने तो पहले ही कहा कि हम तो बहुत दिनों से तैयार थे, लेकिन किसने बात की? जब हमारा गठबंधन हो गया, चुनाव की डेटें आ गई, आप सारे समीकरण अलग अलग बिठा रहे हैं, और इन्होंने कहा कि 2009 का देखिए, तो आलोक जी मैं याद दिलाऊंगा 2009 में भी चुनाव के आखिरी तक कांग्रेस कहती रही कि हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव डिक्लेयर हुए कांग्रेस अकेले लड़ी, और हम दूसरे जहां जहां इनको लड़ना था हम लोग अपने लोगों से कह दिए कि ये कांग्रेस को जाएगी, तो कांग्रेस ने वहां माहौल बना लिया। तो हमने आप ये बताइए कि मौका नहीं दिया जो धोखा कांग्रेस ने हम लोगों को 2009 में दिया था। हाँ, ये देखिए, अभी सापरा जी एक सवाल पूछ रहे हैं। सुनील जी, मुझे वापस उसी पे मैं भी उसी पे आना चाहता हूँ। कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं कि सापरा जी, से लड़ना चाहते हैं? मैं इसको थोड़ा सा इसके साथ और जोड़ूंगा। ये जो कह रहे हैं ये सवाल बड़ा सवाल है। आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं या आप कांग्रेस से लड़ना चाहते हैं? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में आप छोड़ दीजिए, हम निपट लेंगे, चलिए मान लिया। फिर आप उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में जाकर जो उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं वो आपको लगता है किसका नुकसान करेंगे?
बीजेपी का? नहीं, देखिए आलोक जी, मुझे लगता है कि ये बात कांग्रेस को समझनी चाहिए थी। और अगर कांग्रेस हमारे साथ नहीं है तो स्वाभाविक है कि हमारा जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश में लड़ेगा। हमारी जो क्षमता मध्य प्रदेश में होगी, छत्तीसगढ़ में होगी, तो वहां हम अपना चुनाव लड़ेंगे। हमें भी तो पार्टी बड़ी करनी है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को हमारा ये गठबंधन रोकना चाहता है। इस गठबंधन का असली मकसद है देश को नया प्रधानमंत्री मिले। अच्छा, वो देश को वो नया प्रधानमंत्री क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से मिलेगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को अगर हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में रोक देगा तो मुझे नहीं लगता आलोक जी, जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन करने जा रहा है उसकी पूर्ति भारतीय जनता पार्टी 5-6 राज्यों में मिला के भी कर पाएगी। तो वो जो चेहरा आप देख रहे हैं दूसरे प्रधानमंत्री का, वो कौन है, आप बताएंगे क्या? नहीं, मुझे लगता है ये तो चुनाव हो जाएगा और चुनाव के बाद चीजें तय होंगी। और अगर हमारे पास गठबंधन का हमारे नेता ने कई बार कहा कि हम गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी को रोक रहे हैं, ये बाद में तय होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। ठीक है, लेकिन जिस प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, देश के गरीबों को और खास तौर से नहीं, ये ठीक है सुनील जी। देखिए, सापरा साहब ने भी अभी ये किया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपकी जो आरोपों की सूची है उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम और होते हैं। मैंने आज पहले भी कह दिया था, उनका कोई आदमी यहाँ मौजूद नहीं है। आप उनके खिलाफ इतना प्रचार करके कोई लाभ नहीं होगा और डिबेट में भी कोई नया कलर नहीं आएगा। आप लोग ये तो करते हैं, जब भी बीजेपी के प्रवक्ता होते हैं उनके साथ ये चर्चा होती रहती है, उसको छोड़ दें। आज हर्षवर्धन कुछ कहना चाहते हैं। आलोक जी, दरअसल मैं एक तो ये कि आवाज़ अड्डा पे आवाज़ बड़ी साफ आती है तो सब कुछ बड़ा साफ साफ समझ में आता है, तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। जैसे अभी मैं जो बात कह रहा था और समझ रहा था उसको भी जब सापरा साहब ने समझाया तो मुझे लगा कि शायद हम लोग थोड़ा सा नज़दीक उसके पहुंच सकते हैं। एक जो बड़ी बात है और जिसको मुझे लगता है कि शायद वो गुजरात के चुनावों में, कर्नाटक के चुनावों में और 3 राज्यों के चुनावों में जो भी स्थिति रही होगी, जो भी कांग्रेस की रणनीति रही होगी, वो एक चीज बड़ी साफ थी कि हमें खुद को मजबूत करना है। और क्योंकि आप बार बार ये कहा जाता है कि बहुत आप कमजोर हैं तो 4 कमजोर मिलकर कभी पहलवान नहीं बन सकते, तो पहले आप मजबूत होइए, फिर कुछ पहलवानों को इकट्ठा कीजिए और उस पहलवान से लड़ लीजिए। अब इसका सीधा सा उदाहरण दिखता है गुजरात में, जहां उन्होंने बिल्कुल किया, एकोमोडेट किया जिग्नेश मेवानी जैसे व्यक्ति को, जो घोर वामपंथी है, निर्दलीय के तौर पर लड़ा, लेकिन कांग्रेस ने उसको अपनी जीतने वाली सीट दी है। ऐसा नहीं कि जो जिग्नेश मेवानी को सीट मिली है वहां वो जीत जाते, वहां अगर कांग्रेस प्रत्याशी लड़ाती तो वो जीत लेती। अल्पेश ठाकोर जो कांग्रेस से अलग हो गए थे उनको वो लेके आते हैं, हार्दिक पटेल को लेके आते हैं, और कर्नाटक में जाकर वो एक तरह से कहें कि अगर हम उसको इस भाषा में देखें कि कैसे बड़ी पार्टी सरेंडर करती है तो जेडीएस के सामने सरेंडर करते हैं। लेकिन नैरेटिव बना देश में, नैरेटिव ये देश में बना कि कांग्रेस मजबूत हो रही है, कांग्रेस लड़ने की स्थिति में है। क्योंकि अगर यह बात हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस लड़ ही नहीं सकती तो आप कितना भी क्षेत्रीय दलों को मजबूत कर लें, हम लोगों को राजनीतिक बहस में हो सकता है ये इच्छा हो कि जो भी बहुत ज्यादा ताकतवर होता दिखता है हम लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं, ठीक है, वो हमारी इच्छा हो सकती है। लेकिन जनता को जब दिखेगा कि राष्ट्रीय विकल्प नहीं है तो लोकसभा चुनाव के नतीजे उसी तरह से आते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सापरा साहब कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूं बहुत अलग नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं कि कांग्रेस नैरेटिव बनाने पर काम कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई राष्ट्रीय विकल्प है तो वो कांग्रेस पार्टी है। जी, ये नैरेटिव बनाने की तैयारी तो कर रही है कांग्रेस, लेकिन वो नैरेटिव के साथ कांग्रेस क्या अपनी हैसियत वास्तव में बढ़ा पा रही है? इस सवाल को लेके 2 राज्य खास तौर पे, इसमें उत्तर प्रदेश और दूसरा राज्य पश्चिम बंगाल। तो फवाद हलीम साहब, पश्चिम बंगाल से भी जो विपक्षी एकता का प्रश्न है उसका कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब आप कहते हैं कि वहाँ टीएमसी को हटाना उतना ही जरूरी है जितना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है। तो फिर वहां आप टीएमसी के खिलाफ, आप और कांग्रेस मिलकर टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, या आप और कांग्रेस और टीएमसी मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? बहुत सारे विपक्षी मोर्चे की तस्वीरों में हमने ममता बनर्जी को विपक्ष के नेताओं के साथ खड़े देखा है। फिर आप उनको उनके राज्य में जाकर अलग करके कैसे देख सकते हैं?
देखिए, पहले बात आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के तरफ से इन चुनाव के पहले 19 जनवरी को जो रैली उन्होंने बुलाया था कलकत्ता का ब्रिगेड मैदान में, उस रैली में 4 भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे और उन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से बर्खास्त नहीं की गई है। तो हकीकत ये है कि तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक मिलीभगत है। आप अगर देखें, आज कई लोग तृणमूल के अंदर से बयान दे रहे हैं, जैसे पार्थो चैटर्जी, कि ममता बनर्जी के पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। और ये वाक्य ये इसलिए कह रही हैं कि तृणमूल के कई एक जो सदस्य है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय इकाई के सभापति कहते हैं कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि ममता बनर्जी प्रधानमंत्री बने देश के। तो ये जो मिलीभगत है पश्चिम बंगाल के लोगों के सामने स्पष्ट है। तो इसके जो राजनीतिक जो तात्पर्य ये है, जो इम्पोर्टेंस ये है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जब पैदा हुई थी तृणमूल कांग्रेस, तो उन्होंने अपना जो चुनावी चिन्ह जो रखा था वो फूल, वो इसीलिए रखा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो फूल का चिन्ह है और तृणमूल कांग्रेस का जो फूल का चिन्ह है, इसमें लोग के सोच में सरल तरीके से वो लोग अपना जो गठबंधन है उसको वो लोग उसको स्थापित कर सके। तो ये जो सोच है भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल की, ये बुनियादी सोच है उनका, एक मिलीभगत, एक बुनियादी एक मिलीभगत है। ये नया कुछ बात नहीं है पश्चिम बंगाल में। अब सवाल ये आता है कि इनकी मिलीभगत के खिलाफ हम लोग कैसे एक साथ लड़े। हमारा पहल रह चुका है, हमने कांग्रेस से बात करके हमने 25 सीटों पर नाम का जो लिस्ट है उसको हमने ऐलान की है और 17 सीटों हमने अभी तक नहीं ऐलान की। कांग्रेस के तरफ से उनका जो रिस्पांस है और स्पष्टीकरण है उसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। वो स्पष्टीकरण आ जाए फिर हम लोग इस गठबंधन कैसे आगे चलेगा, इस जो सीट शेयरिंग का जो मामला कैसे आगे चलेगा, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। जी, सुनील यादव जी, एक छोटा सा सवाल, उसका छोटा जवाब। आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीर कैसी दिख रही है? समाजवादी पार्टी की क्या राय है? पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी को समर्थन देना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में ममता जी बहुत बड़े बहुमत से जीत करके आएंगी और भारतीय जनता पार्टी कम से कम जो 2 वो जीते हैं, वो 2 सीटें तो मेरे पास जो रिपोर्ट है वो तो नहीं जीत रहे हैं। अगर 2-3 सीटें अगर वो जीत सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी शायद जीत रही है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो मुझे नहीं लगता है कि कोई खाता खोल पा रहे हैं। जी, अभय दुबे जी, एक होता है विचार जो पत्रकारों में, विश्लेषकों में, क्योंकि वो भी सदा, जैसे अभी हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे मन में इच्छा होती है कि जो बहुत मजबूत है उसे कमज़ोर होता हुआ देखें। तो अक्सर पत्रकार, हम विश्लेषक लोग ये मानते हैं कि साहब जो भी सरकार है जानी चाहिए, इसके जाने के रास्ते कैसे तलाशे जाएं, और जो लोग भी इसके जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके प्रति थोड़ा सहानुभूतिपूर्ण रवैया होना चाहिए। हमें उनको सिंपैथी के साथ देखना चाहिए, हमें उन पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इस हालत में ये सवाल क्यों और कैसे नहीं उठेगा कि विपक्ष खुद अपना कबाड़ करने में तुला है? इसकी मदद कौन कर सकता है? आलोक जी, आप ठीक कह रहे हैं, विपक्ष की जो राजनीति है उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्ष में जो राजनीति की है, वो राजनीति का किरदार कुछ इस तरह का है कि उसमें मेरे ऐसे लोग, विनोद जी ऐसे लोग और हर्षवर्धन जी ऐसे लोग अगर ये स्वाभाविक रूप से सोचते हैं कि भाई इस सरकार को इतनी ताकत, ये सरकार अगर दोबारा आए तो इतनी ताकत ना प्राप्त हो जो उसने पिछले 5 साल में जो किया है उसको फिर से वो दोहराए, तो इस तरह उसके प्रति एक हमदर्दी विपक्ष के प्रति बन जाती है। लेकिन विपक्षी राजनीति भी उन समस्याओं से मुक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की राजनीति पर जो अपना वर्चस्व थोप पाई है वो विपक्ष की नाकामी के कारण थोप पाई है। अब मैं उत्तर प्रदेश में आपको ले चलता हूँ। सुनील जी मेरी बात को सुनकर थोड़ा नाखुश हो जाएंगे, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, इन तीनों का गठजोड़ अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो 3 प्रभुत्वशाली जातियों का गठजोड़ है। यादव, जाटव और जाट का गठजोड़ है। इसमें सामाजिक न्याय की राजनीति के तहत आने वाली बहुत छोटी छोटी अदृश्य किस्म की पार्टियां हैं जिनके संगठनों की कोई औकात नहीं है, जिनको ना आरक्षण का फायदा मिलता है, ना उनको एमएलए का टिकट मिलता है, ना कुछ भी उन्हें हासिल नहीं होता। उन जातियों को अपनी तरफ खींचने के बारे में इस गठजोड़ ने कोई प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जो इन लोगों को पानी पिलाया वो उन्हीं जातियों को गोलबंद करके पानी पिलाया उन्होंने। और मेरा कहना है कि वो जातियां
आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई हैं बाई हुक एंड क्रोक। ये के प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने उनको कुछ भी किया और वो कुछ किया है वो भी हम सब लोगों को पता है, अपने साथ रखा है। इसलिए केवल गठजोड़ हो गया है 3 डोमिनेंट कास्ट के बीच में, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में अपने आप पराजित नहीं हो जाएगी। उसको पराजित करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और उस प्रयास का पहला कदम यह होना चाहिए था कि इस गठजोड़ की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए थी कि कांग्रेस उसके अंदर आ जाए। ना उस गठजोड़ ने कोशिश की और ना कांग्रेस ने भी पर्याप्त कोशिश की। इसलिए मैं मानता हूं कांग्रेस की जिम्मेदारी अभी भी मैं ज्यादा मानता हूं, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए थी। जी विनोद जी, आपसे मैं ये, क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि वर्षों आपने भी, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर अभय दुबे ने ये सोचा देखा कि कांग्रेस की सरकार किसी तरह जाए। इस देश में बहुत बड़ा बुद्धिजीवी का वर्ग है जो कांग्रेस के खिलाफ था। कांग्रेस की सरकार जाए, विपक्ष की सरकार बने, ये अरमान बहुत दिनों तक लोगों के मन में रहा और फिर कांग्रेस की सरकार गई, विपक्ष की सरकार बनी। अब परिस्थिति उलट गई है, अब कांग्रेस विपक्ष में है और उसी तरह के बहुत सारे लोग अब सोचते हैं कि किसी तरह ये लाठी लेकर खपच्ची लगा के किसी तरह आए तो सरकार में तो बदलाव हो। अब कांग्रेस बदलाव हो गई है, लेकिन आज की तारीख में अगर ये गठबंधन सिरे नहीं चढ़ रहा है, क्या इसे राहुल की असफलता माना जाएगा? जैसे अगर ये जीत जाएं, अभी तक को राहुल की सफलता माना जाता है, क्या ये राहुल गांधी का फेलियर है? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस एक जो प्रमुख गलती कर रही है वो है कि कांग्रेस इस बात को तय नहीं कर पा रही है कि अपने किस उद्देश्य को उसने फ्रंट लोड करना है और कौन से उद्देश्य को बैक लोड करना है। उसके 2 उद्देश्य हैं। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है केंद्र में, वो हटे और कांग्रेस स्वयं को अपने आप मजबूत कर पाए। मेरा यह मानना है कि जब तक वो कांग्रेस पार्टी पहला अपना उद्देश्य पूरा नहीं करती, उसका दूसरा उद्देश्य जो है अपने आप को मजबूत बनाना, उसको भारी सदमा और झटका लगेगा। और इस दोनों में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैंने कहा कि एक उनके पास एक चांस है दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी के साथ वो तालमेल कर रहे हैं और अपेक्षा है कि शायद वो हो जाए तालमेल। रही बात कि हम चाहते हैं कि सरकार बदले, क्यों चाहते हैं हम सरकार बदले? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस, बीजेपी टुडे इज़ अ लेटर डे कांग्रेस, उसका पूर्ण बहुमत है। और अगर आपको याद हो तो ये पहले भी मैं कई बार बताता हूं कि मधुलिमय जो कि एंटी कांग्रेसिज्म के प्रतीक थे, उन्होंने एक बार तालमेल कर लिया था और चरण सिंह की सरकार के दौरान उसमें हताश हुए थे। और EMS नंबूदरीपाद, जिनकी सरकार पंडित नेहरू ने बर्खास्त की थी केरला में, वो एंटी कांग्रेसिज्म के प्रतीक थे। लेकिन जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उभरते हुए देखा तो 2 लेख मधुलिमय ने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखे कि गिव अप एंटी कांग्रेसिज्म, और वही 3 लेख पीपल्स डेमोक्रेसी में EMS नंबूदरीपाद ने लिखे। तो एंटी कांग्रेसिज्म जो था, जिसके चलते समाजवादी लड़ाई लड़ते थे, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ वो मिल जाते थे, आज के दिन प्रमुख पार्टी जिसके साथ विपक्ष लड़ना चाहता है वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और उसने बदकिस्मती से जो सत्ता उसको 2014 में हासिल हुई, उस सत्ता को विनम्रता से इस्तेमाल नहीं किया। उसने उस सत्ता को इस तरह से इस्तेमाल किया कि आज के दिन जितना भी एक विपक्ष एकजुट है, उसका पूरा श्रेय बीजेपी को जाता है और माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। वरना कोई मुझे इशू नहीं नजर आता कि ये पार्टियां इकट्ठी क्यों हो रही है बीजेपी के खिलाफ। भाई, ममता बनर्जी इनके साथ रही है पहले, तेलुगु देशम इनके साथ रही थी पहले, समाजवादी पार्टी BSP इनके साथ रही है उत्तर प्रदेश में। तो ये पार्टी तो सब साथ में रही है इनके, लेकिन इतनी क्यों नाराज हो गई बीजेपी से? तो बीजेपी को भी थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए कि जिस तरह की राजनीति 2014 के बाद हमने इस देश में देखी है, उस तरह की राजनीति शायद हमने आपातकाल में ही देखी थी। और आपातकाल में भी मैं समझता हूँ वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी थी। लेकिन आज के दिन जो प्रतिबंध है, जो जिस तरह का डायलॉग इस देश में चल रहा है कि आप नकार देते हैं किसी आदमी को, आप उसके राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, उसकी लॉयल्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, उसको कहते हैं आप ये देश छोड़ के चले जाओ, ये गलत है।
ये नहीं होना चाहिए ऐसे। नहीं, और मैं समझता हूं कि सवाल पूछना हक है, सवाल पूछना हक है। बिना सवाल के कोई लोकतंत्र नहीं चलता, बिना सवाल और बिना जवाब के लोकतंत्र नहीं चलता। यकतरफा जो चीज़ होती है उसको लोकतंत्र नहीं बोलते, उसको ऑटोक्रेसी बोलते हैं। और मैं नर्म शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ऑटोक्रेसी। जी हाँ, सही है, आपने एक नर्म शब्द इस्तेमाल किया है। सापरा साहब, आप कह रहे हैं कि एक नैरेटिव है। अभी विनोद जी ने बताया और पूरा एक उन्होंने थीसिस दी कि क्यों आखिर इस सरकार को हटाने के लिए अगर कोई सोचता है तो वो क्यों सोचता है, उसकी क्या वजह है। लेकिन आप क्या इतने प्रभावी तरीके से ये बात जनता को समझा पाए हैं? सबसे बड़ी असफलता विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी की ये नहीं है कि पब्लिक के पास तो ये मैसेज नहीं है, जो हमें दिख रहा है उसमें ये मैसेज क्लैरिटी के साथ नहीं है कि इस सरकार का जाना जरूरी है। पब्लिक के मन में ऐसा हो ये नजर नहीं आता है। देखिए आलोक जी, आपको चाहे नजर नहीं आता होगा, लेकिन 2018 में जो 5 राज्यों के चुनाव हुए वो आपने देखा है कि उन चुनावों में 5 राज्यों में कमल मुरझाया है। कांग्रेस पार्टी 3 राज्यों में हमने सरकार बनाई है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव ही जो है वो हमारी मेहनत का और नैरेटिव का प्रमाण देता है। उसी तरह से अभी अगर आप देखें कि बिहार के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को 17 सीटें देनी पड़ी है नीतीश कुमार को, और रामविलास पासवान को 6 सीटें देनी पड़ी है, और यहां महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना को जहां वो एक दूसरे को गलियाते थे, यहां पर 24-24 सीटों पर बंटवारा करना पड़ा है। यानी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद से ज्यादा झुकना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं बताता है, दर्शाता है कि बीजेपी को पता है कि एक एंटी नैरेटिव देश के अंदर बन चुका है। एक एंटी मोदी नैरेटिव और एंटी भाजपा नैरेटिव जो है वो देश के अंदर बन चुका है। अगर उस नैरेटिव से लड़ना है तो इनको झुकना पड़ेगा। तो 2018 के चुनाव के नतीजे और ये जो झुकाव भारतीय जनता पार्टी का आपको अभी नजर आ रहा है, ये दोनों इस चीज का प्रमाण पत्र है कि हमने एक नैरेटिव सेट किया है, जिस नैरेटिव के जरिए से हम नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, और उसी नैरेटिव को लेकर के हम जनता के बीच में ये 2019 के चुनाव में जा रहे हैं। जी ठीक है, आपका कहना है कि आपको पूरा विश्वास है कि नैरेटिव सेट हो चुका है। मैंने आपसे कहा कि मुझे ऐसा जमीन पे नहीं दिख रहा है। मैंने तो उदाहरण दिए। नहीं ठीक है, आपने उदाहरण दिए। जो 5 राज्य, उनमें से 3 राज्यों के जो हमने सीटों का बंटवारा वो आपके साथ आ गया है। लेकिन खास तौर पे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में जब वोट शेयर देखते हैं तो कहानी उतनी मजबूत नहीं है जितनी आपको लग रही है। अब मेरे पास वक्त नहीं बचा है, इसलिए आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा चर्चा। यहाँ पर जो हमने सवाल पूछा, इस हालत में चुनाव में विपक्ष को फायदा होगा या नुकसान, जो जवाब देने वाले हैं उनमें से 71% का कहना है कि विपक्ष को नुकसान होगा। सिर्फ 29% लोगों को लगता है कि फायदा होगा। और बहुत पुराना, बहुत मशहूर शेर है गालिब का, लेकिन इस हालात पे एकदम मौजू बैठता है विपक्षी एकता के नाम पर। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो वो विपक्षी एकता जिसकी चर्चा हमने बहुत सुनी, वो होती हुई उस तरह से दिख नहीं रही है जैसे होने पर उसका असर होता। आवाज़ अड्डा में आज इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।